Hello, dear students. Once again, a very special welcome to the online series of classes. हम previous lectures में colligative properties कर रहे थे, and in that colligative properties, there were 4 colligative properties in which we have already completed the 3 of them: relative lowering in vapor pressure, elevation in boiling point, and depression in freezing point. Today, we are going to complete the colligative properties by completing the last colligative property, that is osmotic pressure. आप सभी को ऑस्मोटिक प्रेशर से पहले ऑस्मोसिस के बारे में थोड़ा सा आइडिया होगा, बट हियर ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर आर कंप्लीटली बीइंग टेकन इन टर्म्स ऑफ सॉल्यूशन ओनली. यहाँ ऑस्मोसिस और ऑस्मोटिक प्रेशर को सॉल्यूशन के टर्म में ही लिया गया है, लेकिन इससे पहले भी आपने बायोलॉजी क्लास 9th में ऑस्मोसिस के बारे में पढ़ा था सेल पार्ट में. वहां हमने ये बोला था हमारा जो सेल मेम्ब्रेन था वो एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की तरह एक्ट करता है. वो कुछ चीजों को सेल में आने देता है, कुछ चीजों को सेल में नहीं आने देता. वैसा कॉन्सेप्ट यहाँ भी है. सेमी परमेबल मेम्ब्रेन बहुत ज्यादा जरूरी है ऑस्मोसिस को आगे प्रोसीड करने के लिए. ठीक, यहाँ जो ऑस्मोसिस है, ऑस्मोटिक प्रेशर है, दैट इज कंप्लीटली इन टर्म ऑफ सॉल्यूशन. बट 9th क्लास में हमने पढ़ा था कि किसी सबस्टांस का रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन से, मतलब जिस रीजन में वो ज्यादा कंसंट्रेशन में हो, वहां से उस रीजन में मूव होना जिसमें उसका कंसंट्रेशन कम है थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, उसको हम ऑस्मोसिस बोलते थे. सर एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, फिर आपको अच्छे से समझ आएगा बायोलॉजी के टर्म में ही. हम एक एग्जांपल लेंगे सर. यहाँ व्हाट आई विल डू, मैं एक छोटा सा पानी है, यहाँ पानी के अंदर मैं एक छोटा सा किशमिश लूंगा. सर आप देख रहे हो यहाँ पे किशमिश मैंने रखा हुआ है, अभी मैं जूम करके दिखा दूंगा आपको. यहाँ ऑस्मोसिस होगा. सर कैसे होगा ऑस्मोसिस, उसके लिए कंडीशन होना चाहिए, ये जो किशमिश है रेजिन है या करंट है, करंट CURRANT, किशमिश को दूसरा नाम जो इंग्लिश में हम बोलते हैं करंट बोलते हैं ना, वो बिजली वाला करंट नहीं, ENT वाला करंट, CURRANT. इस किशमिश को मैंने पानी में रखा तो एक सिचुएशन बन गया सर कि जो किशमिश के अंदर है पानी का क्वांटिटी बहुत ज्यादा कम है और किशमिश के बाहर पानी बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन में है. तो एक सिचुएशन बन गया कि रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन किशमिश के बाहर बन गया, पानी बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन में है, और किशमिश के अंदर पानी बहुत कम कंसंट्रेशन में. देखो ये आपका किशमिश है, बड़ा करके दिखा दिया. ये इसका बाहर वाला लेयर है किशमिश का, जूम करके दिखा रहा हूं. वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की तरह भी एक्ट करेगा. बाहर पानी का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, अंदर पानी बिल्कुल कम ड्राई फॉर्म में है. तो क्या करेगा ऑस्मोसिस में, कोई भी सबस्टांस, जैसे यहाँ पानी है, वो मूव करेगा रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन से रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन. सर यहाँ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कौन है, तो इसका जो बाहर वाला लेयर है रेजिन का, वही सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है. सर देख लेते हैं क्या होता है, देख लीजिए. अब जो ज्यादा कंसंट्रेशन है वहां से रेजिन के अंदर पानी मूव होने लगा. सर अच्छे से देख लेना, मैं आपको बड़ा उससे भी बड़ा जूम करके दिखा देता हूँ, इसको हटा के देख लेना. ये बाहर वाला लेयर है किशमिश का, वो जूम करके दिखा रहे हैं. अब इसके अंदर जा रहे हैं सर आराम से पानी. ठीक है, तो जो किशमिश का साइज होगा वो क्या होने लगेगा, थोड़ा सा बड़ा होने लगेगा ड्यू टू द प्रोसेस कॉल्ड ऑस्मोसिस. देखो बड़ा साइज होने लगा, पानी यहाँ से जा रहा है, देखो आप देख रहे हैं यहाँ से अच्छे से जा रहा है. ठीक है, यहाँ से जा रहा है, देखो इसके अंदर अपने सोल्यूट पार्टिकल्स भी होंगे कुछ, तो बाहर से ये पानी भी जा रहा है अंदर, इसका साइज बड़ा होने लगेगा बाय द प्रोसेस कॉल्ड ऑस्मोसिस. ठीक है, अब हम इसी चीज को लेके आते हैं सर सोल्यूशन के टर्म में, आपके यूनिट में जो ऑस्मोसिस और ऑस्मोटिक प्रेशर है उस टर्म में. यहाँ ना सर हमारे पास एक सिचुएशन होगा, मैं आपको वो सिचुएशन भी दिखा देता हूँ यहाँ पे. हियर देखो ये सिचुएशन होगा सर हमारा. हम एक साइड में, इस साइड में, इस साइड में, ये हमारा सॉल्यूशन वाला साइड है बेटा, इसमें सॉल्यूशन है, इसमें सॉल्यूशन है, मतलब सोल्यूट भी है और सॉल्वेंट भी है. ये हमारा सॉल्यूशन वाला साइड है सर. ठीक, ये हमारा सॉल्यूशन वाला साइड है. इस वाले साइड में ना हमने सिर्फ प्योर सॉल्वेंट रखा गया, इसमें सोल्यूट है ही नहीं. इस वाले साइड में हमने प्योर सॉल्वेंट रखा है, इस साइड में सॉल्यूशन रखा है, तो सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों है. बीच में हमने एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन रखा है, येलो कलर का, आप देख लेना, ये सेमी परमेबल है. सर सेमी परमेबल क्या होता है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज अ सिलेक्टिव मेम्ब्रेन जो किसी पर्टिकुलर टाइप के सबस्टांस को मूव होने देते हैं
बाकियों को मूव होने नहीं देते। तो यहाँ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन किसको मूव होने देगा, किसको नहीं देगा? तो ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन सॉल्वेंट के लिए, सॉल्वेंट को यहां से यहां की तरफ मूव होने देगा, पानी को मूव होने देगा, सोल्यूट को मूव होने नहीं देगा। सर याद रख लेना, ये जो सोल्यूट है ये इस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से मूव नहीं होगा, सिर्फ सॉल्वेंट या पानी यहां से यहां मूव हो सकेगा सर, इसीलिए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन यहां पे हमने रखा है। सर अब देख लेते हैं सर, सर हुआ क्यों, सॉल्वेंट यहां मूव क्यों कर रहा है? सर हमने बोला ऑस्मोसिस में कोई भी चीज हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है। तो यहाँ सॉल्यूशन में सोल्यूट भी है, सॉल्वेंट भी है, तो सॉल्वेंट कम है, यहाँ सिर्फ सॉल्वेंट है तो सॉल्वेंट ज्यादा है, तो सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन यहाँ ज्यादा, यहाँ बिल्कुल कम। तो कंसंट्रेशन ज्यादा जहां है वहां से कम की तरफ ही तो मूव करेगा सर, यही तो ऑस्मोसिस बोलता है। तो एक बार देख लेते हैं सर, एक बार देख लेते हैं, देख लेते हैं कैसे मूव करता है। ठीक है, एक बार देख लेते हैं इसको मूव करा के। ठीक है, फाइन, देख लेना, ये देख लेना सर, यहां से ये देखो सॉल्वेंट वहां से मूव हो रहा है क्योंकि वो हायर कंसंट्रेशन है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव हो रहा है सर। अब आप सोच रहे सर ये भी तो जा रहा है सॉल्यूट, यहाँ मैं दिखा देता हूँ, ये भी तो जा रहा है लेकिन रुक रहा है सर, यहाँ अंदर जाने नहीं दे रहा है ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इसको। ठीक है, तो रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन से रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, लोअर कंसंट्रेशन मतलब पानी का लोअर कंसंट्रेशन, यहाँ सॉल्वेंट बहुत ज्यादा है, यहाँ सॉल्वेंट का जो कंसंट्रेशन है वो कम है, तो हमेशा हायर से लोअर की तरफ मूव होगा। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन देखो सॉल्वेंट को आने दे रहा है आराम से, अब जो सोल्यूट यहां जाना चाह रहा है उसको सेमी परमेबल मेम्ब्रेन रोक के रखा। ठीक, अब डेफिनेशन देख लेते हैं फिर समझ लेना। ऑस्मोसिस इज द फेनोमेनन ऑफ फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट साइड टू सॉल्यूशन साइड थ्रू ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। यही तो बोला सर, यही तो समझा दिया, प्योर सॉल्वेंट का है ना, प्योर सॉल्वेंट का प्योर सॉल्वेंट साइड से सॉल्यूशन के साइड मूव होना एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू, उसको हम ऑस्मोसिस बोलेंगे। सर सर क्या ऑस्मोसिस है क्या आज हमारा टॉपिक? हमारा टॉपिक तो ऑस्मोटिक प्रेशर है सर, लेकिन इसके बगैर, ऑस्मोसिस के बगैर ऑस्मोटिक प्रेशर समझना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए हम जाते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर का। द मिनिमम एक्सेस प्रेशर, चलो सर इतना समझते कौन रहेगा, हम तो एनिमेशन के थ्रू समझेंगे। ठीक है, देख लेते हैं, अभी तक ठीक ठाक था जो आप सोच रहे थे। देखो सर, सॉल्वेंट का प्योर सॉल्वेंट साइड से सॉल्यूशन साइड में मूव होना, उसको हमने क्या बोला, ऑस्मोसिस। अब हम एक काम करते हैं सर, इसको रोकने की कोशिश करेंगे हम। ठीक है, तो मैंने यहाँ पिस्टन लगा दिया ताकि मैं प्रेशर लगा सकूं इसको। ठीक है, अब मैं प्रेशर लगाऊंगा, इसमें प्रेशर लगाऊंगा, इतना प्रेशर लगाऊंगा कि ये जो फ्लो ऑफ सॉल्वेंट है ना सर वो यहां जाके रुकने लगे। फिर से एक बार देख लेते हैं सर, समझ नहीं है, फिर से एक बार देख लेते हैं सर। वहां से सॉल्वेंट इजीली यहां फ्लो हो रहा है, होना भी चाहिए क्योंकि वहां ज्यादा कंसंट्रेशन, यहां कम कंसंट्रेशन। अब मैं इसको फिर भी जबरदस्ती रोकना चाहूंगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहां से प्रेशर लगाना पड़ेगा, उतना प्रेशर लगाना पड़ेगा कि ये जो फ्लो ऑफ सॉल्वेंट है वो यहां रुक सके। यहां से ज्यादा प्रेशर लगाएंगे तो ऑटोमेटिकली ये रुकना चाहिए, लॉजिक सी बात है। चलो करके देखते हैं। देखो सर, ये यहां आराम से आ रहा है सॉल्वेंट, आपका आ रहा है। अब मैं इसको रोकना चाहूंगा तो मैं इधर ऊपर पिस्टन से इसके ऊपर प्रेशर लगाऊंगा सर। ठीक से देख लेना, मैं क्या करूंगा सर, इसके ऊपर प्रेशर लगाने लगूंगा, तो उतना प्रेशर लगाऊंगा कि ये रुक सके। देखो प्रेशर लगाऊंगा मैं, यहां से प्रेशर लगाऊंगा, लगाया, ठीक, लगाया सर, प्रेशर लगाया, उतना प्रेशर लगाया कि ये जो फ्लो ऑफ सॉल्वेंट है यहां से वो यहां पे रुक जाए सर। फाइन, रुक गया, देख लेना यहां खाली हो गई। उतना प्रेशर जो मैंने लगाया इस सॉल्यूशन वाले साइड में, जो इस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट को रोक सके, उस प्रेशर को हम ऑस्मोटिक प्रेशर बोलेंगे। ठीक है सर, तो आप डेफिनेशन पे जाते हैं। द मिनिमम एक्सेस प्रेशर which must be applied on the solution side in order to prevent the flow of solvent from the pure solvent side to the solution side, उतने प्रेशर को हम ऑस्मोटिक प्रेशर बोलेंगे सर। क्लियर है? ये तो बहुत अच्छा समझने वाली चीज है सर। अपना सर ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर है, अभी तक हम चिल्ला रहे थे ऑस्मोटिक प्रेशर करके, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं पाई से। इसको एक बार याद रख लेना, ठीक है, याद रख लेना। मैं एक बार इस डेफिनेशन को फिर से आपको समझा देता हूं।
कि उतना एक्सेस प्रेशर जितना, एक सेकंड, उतना एक्सेस प्रेशर, यहां दिखा देते हैं आपको एक बार फिर से, देख लो सर। अभी तक ठीक ठाक चल रहा था ये साहब, ठीक ठाक चल रहा था। ये जो प्योर सॉल्वेंट है वो सॉल्वेंट साइड से सॉल्यूशन साइड में मूव हो रहा था, क्योंकि सॉल्यूशन साइड में सॉल्वेंट की कमी है, ठीक है। अब मैं इसको रोकना चाहूंगा, तो मैंने बोला इसको मैं प्रेशर लगा दूंगा ऊपर से, उतना प्रेशर कि ये सिर्फ इसके सॉल्वेंट के फ्लो को रोक सके। देख लेते हैं सर, प्रेशर लगा के, ठीक है। अब हमने क्या किया सर, इस पिस्टन के थ्रू इसमें प्रेशर डालना शुरू किया, फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं सर, प्रेशर डाला, अभी फ्लो हो रहा है। उतना प्रेशर मैंने डाला कि अब ये प्रेशर इस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट को यहां पे रोक सके सर। इसी को हम क्या बोलेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर बोलेंगे सर। सर आपने तो बोला मिनिमम प्रेशर, उतना प्रेशर लगाना है जो उस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट को रोक सके। अगर मैं ऐसा एक काम करूं कि जितना इसको रोक सके उस प्रेशर से ज्यादा लगाऊं तो क्या हो जाएगा, वो देख लेते हैं सर। अगर मैं उल्टा करूं सर, प्रेशर जितना इसको रोकने के लिए चाहे था हमने लगा दिया, उसको तो ऑस्मोटिक प्रेशर बोलेंगे, जिसको हमने पाई से रिप्रेजेंट किया, सर। देखो जितना प्रेशर हमने अप्लाई किया, ठीक है, इस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट को रोकने के लिए, उसको हमने पाई बोला, ऑस्मोटिक प्रेशर बोला, ठीक है सर, फाइन। अब क्या किया सर, मैंने उससे ज्यादा प्रेशर लगाना शुरू किया, ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर लगाना शुरू किया, मतलब जो इसको रोक सके वो तो ठीक था, ऑस्मोटिक प्रेशर। अब मैंने उससे ज्यादा प्रेशर लगाना शुरू किया, तो अब उल्टा होने लगेगा सर, यहां से जो सॉल्वेंट था ना वो उल्टा यहां की तरफ मूव होने लगेगा। एक्चुअल में क्या हो रहा था अभी तक, फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट साइड टू द सॉल्यूशन साइड। जब मैंने ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर प्रेशर लगाया, उतना प्रेशर लगाया कि उसको रोक सके, तब आराम से रुक रहा था। मैं कुछ और चीज करने जा रहा हूं उससे एक्स्ट्रा बढ़ के, जहां तक रुका उस प्रेशर से भी मैं ज्यादा प्रेशर लगाने जा रहा हूं। यहां पे ऑस्मोटिक प्रेशर से भी मैं ज्यादा प्रेशर लगाने जा रहा हूं, तो उल्टा हो जाएगा सर, ये जो सॉल्वेंट अब सॉल्यूशन साइड में था वो अब उल्टा सॉल्वेंट साइड में मूव होने लगेंगे सर। इस प्रोसेस को बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। क्या बोलते हैं सर, रिवर्स ऑस्मोसिस बोलते हैं। 2016 में सीबीएसई में एक क्वेश्चन आया, बोला सर व्हेन अ प्रेशर greater than osmotic pressure will be applied, what will happen to the solution। तो बोल देना अगर प्रेशर में ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा लगा दूंगा तो उल्टा हो जाएगा सर, सॉल्यूशन साइड से जो आपके सॉल्वेंट है वो मूव होने लगेंगे प्योर सॉल्वेंट वाले साइड। इसको हम बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस, हमेशा याद रख लेना, इसको भूलना नहीं सर, बहुत काम आएगा। अब मैंने बोला ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर है उसको हम पाई से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है सर। एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि ये जो पाई है सर, एक तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन के, कंसंट्रेशन मतलब यहां मोलैरिटी था। एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि ये जो पाई है या ऑस्मोटिक प्रेशर है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था कंसंट्रेशन यानी मोलैरिटी के, ठीक। और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल देखने को मिला सर एब्सोल्यूट टेम्परेचर के या टेम्परेचर के, ठीक है सर। सर इसका भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसके भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो हम एक काम करते हैं सर, इनको साथ में लिखते हैं सर, लिख लो कोई बात नहीं सर। अब हमारा कांस्टेंट रखने का बारी आया, जब भी प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट रखना पड़ता है। यहाँ कांस्टेंट आता है सर आर, आर क्या है, गैस कांस्टेंट जिसको हम बोलते हैं आर एम टी, या पाई इज इक्वल टू एम आर टी। ये हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर का फार्मूला है सर, ठीक। सर यहीं पे खत्म है क्या, कोई बात नहीं सर, यहीं पे खत्म, मान लो थोड़ा सा एक्सटेंड करके देख लेते हैं हम। पाई हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर, एम हमारा मोलैरिटी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर वाला, आर कांस्टेंट है, गैसेस कांस्टेंट जिसको हम बोलते हैं, टी आपका एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, ठीक है, इसको हमेशा केल्विन में लेना है, याद रख लेना। चलो सर इसको थोड़ा खोल लेते हैं। पाई इज इक्वल टू मोलैरिटी का क्या फार्मूला होता है,
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, यही तो बोला था सर, यही बोला था क्या? बिल्कुल बोला था, उसमें कोई दो राय नहीं। इनटू आर इनटू टी। सर यहां तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पे डिपेंड हो रहा है पाई, क्या ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी तो नहीं है? बिल्कुल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है सर, क्योंकि हमने बोला था वो सारे प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन व्हिच डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स एंड डस नॉट डिपेंड ऑन नेचर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। यहां देख लेना सर, पाई भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पे, सोल्यूट के नंबर्स पे डिपेंड कर रहा है, तो 100% कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। ये भी हो गया क्लियर। इसको और खोल लेते हैं। पाई इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट को क्या करते हैं, गिवन मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट, ठीक है सर, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, ठीक है, इनटू आर इनटू टी। पाई इज इक्वल टू डब्ल्यू बी डिवाइडेड बाय एम बी इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाय वी। यही हो गया सर, यही होगा, ठीक है सर। इसको खोला क्यों आपने? सर हमें मोलर मास भी तो निकालना है सर, तो मोलर मास निकालने के लिए इसको यहां लगाना पड़ेगा। एम बी इज इक्वल टू डब्ल्यू बी इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाय, पाई नीचे आएगा, अब इसको ऊपर लिया तो पाई नीचे आएगा, पाई इंटू वी। So this formula will be used for calculation of molar mass of solute. हमने सारे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में एक फार्मूला डिराइव किया था जिसमें हम मोलर मास ऑफ सोल्यूट निकालने के लिए यूज करते थे, तो ये वाला फार्मूला ऑस्मोटिक प्रेशर के टर्म में है, और ये दोनों फार्मूलेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सर। पहले मैं टर्म्स बता रहा हूं, ये जो सॉरी एक बार फिर से देख लेना, मोलर मास ऑफ सोल्यूट हो गया, गिवन मास ऑफ सोल्यूट हो गया, पाई हो गया ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर ये हो गया सर, वॉल्यूम इन लीटर, हमेशा याद रखना सर वॉल्यूम का हमेशा लीटर में ही लेना है, यहां भी लीटर में वहां भी लीटर में। और टी हो गया टेम्परेचर इन केल्विन हमेशा, फाइन। और ये जो आर है ना सर, इसमें थोड़ा सा बच्चों को कंफ्यूजन रहता है, मैं क्लियर करा देता हूं आपको। ये जो आर है, ये जो आर है, आर का वैल्यू 0.0821 लेना है लीटर एटीएम पर मोल केल्विन, या आर का वैल्यू लेना है 0.083 लीटर बार पर मोल केल्विन। सर किसको कब लेना है? अगर क्वेश्चन में दिया रहेगा तो आपको कोई डरने की जरूरत नहीं, वही से जो दिया, जैसे नेक्स्ट एक क्वेश्चन मैंने यहां रखा है उसमें रखा हुआ वही से वही रख लेना। लेकिन अगर नहीं रखा है, नीट में तो ज्यादातर नहीं रखते हैं, तब एक काम करना, प्रेशर को किस में दिया हुआ है वो देखना। अगर प्रेशर एटमॉस्फेयर में दिया है, एटीएम में दिया है, तो आर का वैल्यू पक्का यही रख लेना 0.0821। और अगर प्रेशर का वैल्यू बार में दिया हुआ है, बार में, तो 100% 0.083 ले लेना सर। ये मैं आपको एक छोटा सा टेक्निक बता रहा हूं सर, फाइन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। पहले हमने पढ़ा ऑस्मोसिस, फिर बोला उतना प्रेशर जो फ्लो ऑफ सॉल्वेंट को रोक सके उसको हम ऑस्मोटिक प्रेशर बोलेंगे, पाई से रिप्रेजेंट किया ऑस्मोटिक प्रेशर को। बाद में एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैरिटी भी था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर भी था, एब्सोल्यूट टेम्परेचर जिसको हम बोलते हैं। पता चला ये दोनों के प्रोपोर्शनल है तो ऐसे लिखा, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाया तो वहां गेस कांस्टेंट आपका आर आया कांस्टेंट, ठीक है सर। उसके बाद पाई इज इक्वल टू एम आर टी, ठीक है, एम आर टी, तो एम आर टी ऐसे लिखा मैंने। इसको खोला नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, तो पता चला सर पाई भी तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है सर, क्योंकि ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पे डिपेंड हो रहा है। पूरा खोला यहां तक। हमेशा याद रखना सर, ये वॉल्यूम हमेशा आपको लीटर में लेना पड़ेगा, पहले से एमएल में है, चेंज कर लेना लीटर में, तब इसमें रखना, वो ज्यादा बेटर रहेगा। इफ यू डोंट वांट टू चेंज देन डेफिनेटली आप उसको एमएल में रख रहे हैं तो नीचे 1000 से उसको डिवाइड कर लेना, बहुत इजी है, हो जाएगा आपका काम। एंड द फाइनल फार्मूला इज MB इज इक्वल टू WB इंटू RT डिवाइडेड बाई पाई इंटू V। अब क्वेश्चन करते हैं सर इसके बेसिस पे, इसको मैं बाद में समझा देता हूं आपको, पहले CBSE 2020 का एक खूबसूरत सा क्वेश्चन करते हैं।
फॉर अ 5% सोल्यूशन ऑफ यूरिया, देखो सर 5% सोल्यूशन ऑफ यूरिया, यूरिया ने किसी सॉल्वेंट में एक सॉल्यूशन बनाया हुआ है 5% सोल्यूशन ऑफ यूरिया बोल के, इसका मतलब ये होता है कि 5 ग्राम यूरिया 100 ml सॉल्यूशन में प्रेजेंट होगा। यही तो है सर, वेट बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम परसेंट में आ गया सर, ठीक से देख लेना, 2020 का क्वेश्चन है सर। 5% सोल्यूशन ऑफ यूरिया मतलब 5 ग्राम यूरिया प्रेजेंट है 100 ml सोल्यूशन में, वही तो है 5%। उस हिसाब, अब फिर दिया हुआ है ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है, पाई निकालना है, ये बोला गया है। टेम्परेचर भी दिया हुआ है सर 300 केल्विन। आर का वैल्यू भी दिया गया है सर 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल केल्विन होता है। अब सर हमारे पास दो फार्मूले हैं ऑस्मोटिक प्रेशर में, पाई इज इक्वल टू एम आर टी। बिल्कुल सर, इससे सॉल्व होगा, 100% सॉल्व होगा, क्यों नहीं होंगे। पाई इज इक्वल टू, इसका है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, है ना, इसको खोल लेते हैं या सीधे नीचे वाले लिख लेना आप। इफ यू जो नीचे वाला फार्मूला था हमारा, इसको खोलने के बगैर सीधा लिख लेना, कोई बात नहीं। इज इक्वल टू पाई इज इक्वल टू डब्ल्यू बी इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाय एम बी इंटू वी, यही तो था। फाइन, अब क्या करते हैं सर, आप सोच रहे होंगे सर क्या हमें मास ऑफ सोल्यूट पता है, गिवन मास बिल्कुल पता है सर, 5 ग्राम है, रख लेते हैं 5 ग्राम इंटू आर का वैल्यू दिया हुआ है, टेम्परेचर है 300, एम बी निकाल सकते हैं सर, यहां से यूरिया है NH2CO NH2, यही तो यूरिया है। 2 नाइट्रोजन 28 प्लस 4 प्लस 12 प्लस 16 के जगह हम सीधे 20 लिख लेते हैं सर, ठीक है, 16 4 20, ठीक है, 8 9 10 2 3 4 5 6 60 आ गया बेटा इसका। तो 60 इंटू वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 100 ml, 100 ml, तो इसको लीटर में चेंज कर लेते हैं, 100 डिवाइडेड बाय 1000, ठीक है, 2020 कैंसिल, तो 0.1 लीटर आ गया इसका, क्लियर, 0.1, देख लेते हैं कितना आता है। 0 1 से 0 1 कैंसिल, 6 1 जा 6 5 जा 30, डन। और इसको हम एक काम करते हैं सर, पहले इसको डिवाइड कर लेते हैं, यहाँ पॉइंट है तो ऊपर एक 10 लगा देंगे इस 1 को हटा के। अब कर लेने इसको मल्टीप्लाई, पाई इज इक्वल टू 5 से 0.0821 को 5 से कर लेना, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 8 जा 41, 41, 5 0 जा 4, 5 0 जा 0, ठीक है सर, एक ये हुआ, और एक 5 है हमारे पास, उससे भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 5 जा 20, 5 0 जा 2, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, 2.0520 आ गया, इंटू साथ में एक 10 भी है, एक 10 भी है सर, तो पाई का वैल्यू हो जाएगा 20.5 atm, ये निकालना था सर पाई का वैल्यू। एक बार फिर से देख लेना क्या किया, 2 बार देख लेना, तीसरे बार में आपको ऑटोमेटिकली ये समझ आ जाएगा। अब एक क्वेश्चन यहाँ ये रह सकता है, सर एटमॉस्फेयर में ही क्यों लिया आपने, सर एटीएम में ही क्यों लिया सर प्रेशर, तो हमेशा याद रखना, यहां से आपको पता चलेगा सर, अगर कांस्टेंट का वैल्यू एटीएम में है, लीटर एटीएम पर मोल केल्विन, तो पाई एटीएम में आएगा, अगर यहाँ बार होता तो यहाँ बार आता, ये आपको थोड़ा समझने की जरूरत है सर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई बहुत लेटेस्ट में ये क्वेश्चन आपको दे रहा था 2020 में। बाकी ये क्वेश्चन है, दिस इज वन ऑफ द ग्रेट क्वेश्चंस ऑफ योर बुक, आप इसको ट्राई कर लेना, ठीक है, और मैं इसको कर रहा हूँ, लेकिन आप ट्राई कर लेना, अभी मैं इसको सॉल्व करूंगा, बट यू शुड हैव टू ट्राई दिस फर्स्ट, बहुत सिंपल सा है, उसके बाद हम आगे जाएंगे हैं। एक क्वेश्चन हमने ये वाला कर दिया था सीबीएसई 2020 का, बहुत सिंपल सा, दिस वाज लेफ्ट फॉर यू, ये आपके लिए रखा था, आई डोंट नो हाउ मच यू हैव डन इट, किया है कि नहीं किया है, बट अगर किया है तो अच्छी बात है, नहीं किया है तो मैं कर देता हूं सर।
क्वेश्चन करने के हमने कुछ टेक्निक्स बताए थे आपको. द टेक्निक वाज फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाई फ्रॉम व्हिच कॉन्सेप्ट द न्यूमेरिकल हैज कम. यहाँ सीधी सी बात है, ऑस्मोटिक प्रेशर लिखा है, मोलर मास लिखा है, तो ये ऑस्मोटिक प्रेशर का ही क्वेश्चन है, पाई इज इक्वल टू एमआरटी, या जो दूसरा फार्मूला हमने आपको लिखवाया था. अब पहले सर कौन सा, अब उसी ऑस्मोटिक प्रेशर में हमने दो फार्मूला लिखवाया था सर. एक लिखवाया था पाई इज इक्वल टू एम इंटू आर इंटू टी. दूसरा इसको खोल के मोलर मास वाला लिखवाया था कि मोलर मास ऑफ सोल्यूट इज इक्वल टू गिवन मास ऑफ सोल्यूट इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाय पाई इंटू वी. वी लीटर में लेना है. ये दो फार्मूला हमने डिराइव किया था. अब पहले देखेंगे क्या क्या दिया हुआ है, उस बेसिस पे डिसाइड होगा कि कौन सा फार्मूला यूज करना है. 100% देख लेते हैं सर. 200 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम दिया हुआ है, पहले वो लिख लेते हैं. 200 सेंटीमीटर क्यूब. इस जिसने मेरे मोलैरिटी वाला लेक्चर देखा है उसमें मैंने ये बताया था कि अगर किसी जगह सेंटीमीटर क्यूब लिखा है तो इसका मतलब वो ml में है, इज इक्विवेलेंट टू m मिलीलीटर. और अगर किसी जगह डेसीमीटर क्यूब में लिखा है तो दैट्स डेफिनेटली इक्विवेलेंट टू लीटर. ठीक है सर. तो डीएम क्यूब है तो लीटर में होगा, सेंटीमीटर क्यूब है तो मिलीलीटर में. मैं इसको मिलीलीटर में भी लिख सकता हूँ, 200 मिलीलीटर, कोई बात नहीं, एग्जैक्टली सेम है. बट आपको पता है सर, यहाँ फार्मूले में वॉल्यूम लीटर में लेना पड़ता है, तो मैं इसको लीटर में चेंज कर देता हूँ. सर डायरेक्ट 0.2 लीटर लिखा तो लिखेंगे ना सर, डिवाइड करेंगे इसको, तो 0.2 लीटर ही तो आ रहा है. उसके बाद गिवन मास ऑफ सोल्यूट भी दिया हुआ है 1.26 ग्राम. ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सच अ सॉल्यूशन एट 300 केल्विन, मतलब टेम्परेचर भी दिया हुआ है. इस फाउंड टू बी, ऑस्मोटिक प्रेशर दिया है ना सर, पाई दिया हुआ है 2.57 into 10 raised to power -3. ऑल फाइन. अब बार, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर, इसी के हिसाब से हमारा सब कुछ निकलेगा. कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ प्रोटीन. अब ये फार्मूला में यूज करता तो इसमें डायरेक्ट मोलर मास तो दिख नहीं रहा है सर, तो इसमें 100% दिख रहा है. मोलर मास ऑफ सोल्यूट दिख रहा है, प्रोटीन सोल्यूट है. बाकी सब मेरे पास है, WB है, बिल्कुल है सर. आर का वैल्यू हमें पता है, मैं फिर से आपको समझा रहा हूँ आज क्या रखना है. टेम्परेचर भी है, पाई भी है, वॉल्यूम भी है सर. हो गया काम. देख लेते हैं आप कैसे करना है, देख लेते हैं सर. पहले फार्मूला में दोबारा लिखूंगा, MB इज इक्वल टू WB इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाय पाई इंटू वॉल्यूम. लिख लीजिए सर. WB कितना दिया हुआ है 1.26. आर का वैल्यू मैं फिर से बोल रहा हूं सर, अगर क्वेश्चन में ऐसे दिया हुआ है 0.0821 इस तरह, तो वही रख लेना. नहीं दिया है तो मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर यहां आपका ऑस्मोटिक प्रेशर बार में दिया है तो हमेशा 0.083 ही रखना है सर. और अगर आपका प्रेशर एटीएम में दिया रहता तो 100% 0.0821 रखना, 0.083 नहीं रखना. याद रहिए सर, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, बहुत क्लियर आपका आंसर आएगा उससे. मैं 1000 बार बोल चुका हूँ ये पहले भी, तो इसको ध्यान रखना, नहीं तो गड़बड़ा जाएंगे. इनटू टेम्परेचर 300 दिया है सर, पक्का दिया है. पाई का वैल्यू 2.57 इंटू 10 रेज़ पावर -3, 2.57 इंटू 10 रेज़ टू पावर -3. मैं इस -3 को ना पहले ही ऊपर शिफ्ट करके लेके जाता हूँ सर, ताकि इजी हो जाए हमारे लिए, है ना. 10 रेज़ पावर -3 को मैं ऊपर ले जाके 10 रेज़ टू पावर 3 कर देता हूँ. कर सकते हैं, ये 10 रेज़ पावर -3 होता है, ज्ञान 10 रेज़ पावर 3 कर सकते हैं. ये करेंगे, क्यों झंझट पालेंगे सर. इनटू नीचे वॉल्यूम है, वॉल्यूम इज 0.2 लीटर. फाइन. अब देख लेते हैं, यहां भी 3 के बाद पॉइंट है, यहाँ 2 के बाद पॉइंट है. ठीक है, यहाँ 1 के बाद पॉइंट, तो इनको हम इग्नोर भी कर सकते हैं सर. देखो 1 2 3 1 2 3, इसको 83 मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए, इसको 257 मान लीजिए सर, कोई दो राय नहीं. अब इसके जगह हम नीचे 2 0 लगा देते हैं, 2 0 और 2 0 कैंसिल कर देते हैं. ठीक है, या ऐसा करते हैं, इस 2 0 को कैंसिल करके यहाँ 1000 रख लेते हैं, वो ज्यादा इजी हो जाएगा आपके लिए सर. ये एक इटरनल या इंटरनल आपका टेक्निक है जो आप यूज करते हो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए. कुछ बच्चे क्या करते हैं ना सर, जितना हो सके सिंप्लीफाई कर लीजिए सर, जितना हो सके कैंसिल आउट कैंसिल आउट कैंसिल आउट कर लीजिए, आपका ये जो कैलकुलेशन है वो इजी हो जाएगा. कुछ बच्चे क्या करते हैं ना, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा सर आपको लास्ट में. देख लेना, देख लो सर. अब क्या करते हैं सर, 2 यहाँ पे है, 2 1 2, 2 6 12,
2 3 6, फाइन। यहाँ तक क्लियर है? 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 13 14, 3 से नहीं हो रहा है, चलो और किससे हो रहा है क्या? 11 से नहीं हो रहा है, इसको 3 3 9, चलो अब कर लेते हैं सर सीधे। यहाँ 83 है, 63 है एंड 3 है, तो 63 इंटू 83 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 257 इंटू, बस 257 ही तो है। देख लेते हैं, 7 7 8 नहीं हो रहा, 7 9 63, 7 21 47 नहीं हो रहा सर, चलो डायरेक्ट कर लेते हैं, कोई बात नहीं। 3 थी इसको पहले 83 एंड 63 कर लो, 3 थी 9, 3 8 24, 6 थी 18, 6 0 41 49, 9 8 9 10 11 12 5, 3 कर लेते हैं, 3 9 में 27, 3 2 6 7 8, 3 2 6 3 5 15, फाइन। तो यहाँ है सर 15687 डिवाइडेड बाई 257, ठीक है, 257 है, कर लेते हैं सर। 257 से इसको डिवाइड कर लो कहीं पे, कहाँ करें सर, कहाँ करें, यहाँ कर लेते हैं सर। 257 से 15 सॉरी हाँ 15 6 is add 7, तो 156 से नहीं होगा, 4 डिजिट लेना पड़ेगा, 2 7 14 ज्यादा हो रहा है क्या, 7 7 नहीं हो रहा, 6 से करना पड़ेगा, तो 49 7 45 15 16 17 ज्यादा हो रहा है, 6 से करना है, 6 7 42, 6 5 30 34, 6 7 42, 6 5 30 34, 6 12 13 15, फाइन सर, ठीक है। 2 6 8, 4 5 6 2 26, तो ये जो 7 है इसको नीचे लाना, 267 तो 1 से कर सकते हैं, है ना, तो 257 67 10 हो गया, पॉइंट लगाओ, एक जीरो और एक जीरो लगाओ और 61 पॉइंट समथिंग आ रहा है, तो मैं ऑलमोस्ट राउंड में ले लेता हूँ 61 पॉइंट समथिंग, तो इसको हम 61 ही मान लेते हैं, इनटू यहाँ पे अभी 1000 है सर हमारे पास, तो ऑलमोस्ट आ रहा है इसका 61,000 ग्राम पर मोल, क्या है सर ये, मोलर मास ऑफ बी है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट है, ठीक है, बहुत सिंपल है सर, यहां तक क्लियर था ना आपका 2.5, अगर ये 3 मार्क्स का होता तो आपका 2.5 मार्क्स यहाँ पक्का हो गया, वो अब ये तो रखना आएगा सर, यहाँ लिखा है तो यहाँ रखना आएगा, फाइनल आंसर का आपको 0.5 मार्क्स मिलता है, अगर कोई अच्छा इवेल्युएटर है तो वो आपको अच्छा मार्क्स दे देता है, इसीलिए थोड़ा सा अपने न्यूमेरिकल सॉल्विंग कैपेबिलिटी को बढ़ा देना, मैं तो ऐसे ही करता हूँ, आपका क्या टेक्निक है वो आप पे डिपेंड करेंगे। मेरा एक स्टूडेंट है यहाँ मेरे स्कूल में, वो कभी भी सिंपलीफाई नहीं करते हैं, बट मेरे से पहले उसका आंसर निकल जाता है, टेक्निक है सर, वो आप अपने तरीके से यूज कर सकते हो। शी ऑलवेज यूज टू यूज मल्टीप्लिकेशन ऑफ द होल नंबर, आई डोंट नो हाउ मच she used to calculate all those things, but फाइनली जब आंसर देखते हैं तो सबसे पहले उसका सही आंसर हुआ रहता है, तो यहाँ के बाद जो प्रोसेस है ये करना that is not something very technical, that depends on the ability of the student to alter the numbers while finding an answer in the question, वो आप अपने हिसाब से कर लेना, आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट मच डिटेल कि आपको कैसे करना है, तो थैंक यू सो मच। अब जाते हैं सर सीबीएसई के क्वेश्चंस पे, ये दो तो आया ही आया है सर, ये दो तो आया ही आया, ये तो न्यूमेरिकल्स था ना, अब कुछ इसमें से थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आए सर, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आए, सबसे पहला क्वेश्चन आया, what happens when the external pressure applied becomes more than the osmotic pressure of solution? सुबह ही तो बोला था इसमें, ये सर ये बोला था, एक सेकंड है मैं इसको क्लियर करता हूं, देख लेना, ये क्वेश्चन बोल रहा है सर, हमने आपको एक चीज बताया था, ये सॉल्वेंट आराम से सॉल्यूशन वाले साइड मूव हो रहा है, क्योंकि यहाँ सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन ज्यादा है, यहाँ सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन कम है, तो अगर मुझे इसको रोकना होगा तो क्या करना पड़ेगा, तो मैंने बोला था इसको मैं प्रेशर डालूंगा ऊपर से, उतना प्रेशर डालूंगा कि ये सॉल्वेंट रुक जाए, यहां से मैं प्रेशर डालूंगा इसको, उतना प्रेशर डालूंगा
कि यहां से सॉल्वेंट आना रुक जाए। अब रुक जाएगा सर, आप देख लेना, बिल्कुल रुक जाएगा, क्योंकि मैंने यहां से बहुत प्रेशर डाला। बस इतने से प्रेशर को हम बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। वो मिनिमम प्रेशर जो मैं लगा पाऊं यहां से इस सॉल्वेंट को यहां आने से रोकने के लिए। भाई इसको आने से रोकने के लिए एक ही ऑप्शन है, यहां से प्रेशर लगाए तो ये रुक जाएगा वहां से। अब अगर मैं उसके बाद और गड़बड़ करने लगूं, गड़बड़ ये करने लगूं कि ज्यादा प्रेशर लगाने लगूं यहाँ की साइड, सर जितना प्रेशर इसको रोकने के लिए चाहिए था उतना तो लगा दिया, उसको तो हमने ऑस्मोटिक प्रेशर बोला, पाई, ठीक है सर। उसको तो मैंने बोला ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर बोला पाई। लेकिन अगर मैं उससे भी ज्यादा प्रेशर लगाने लगूं तो क्या हो जाएगा सर, अगर मैं उससे भी ज्यादा प्रेशर लगाने लगूं, एक पाई, चलो इसको थोड़ा नोटेट करते हैं सर। ठीक है, देखो सर, इतना प्रेशर मैंने लगा दिया कि यहां से इसका आना रुक गया है, बिल्कुल रुक गया है, उसको हम बोलते हैं पाई, ऑस्मोटिक प्रेशर। अब मैंने और ज्यादा प्रेशर लगाया जो ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा है, तो मैंने क्या बोला था, उतना प्रेशर लगाया, ये रुक गया, ठीक है, उसको ऑस्मोटिक प्रेशर बोलेंगे। अब उससे भी ज्यादा प्रेशर जब मैं लगाऊंगा ना तो उल्टा चीज हो जाएगा सर, यहां जो सॉल्वेंट था वो उल्टा साइड मूव करने लगेंगे, सॉल्यूशन वाले साइड से सॉल्वेंट वाले साइड में जाना स्टार्ट करेंगे, जिसको हम बोलते थे सर रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस हो जाएगा सर अगर मैं ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर लगाना शुरू करूंगा। तो क्वेश्चन आया सीबीएसई में, व्हाट हैपेंस, 2016 का है, डी सेट का, what happens when an external pressure applied more than the osmotic pressure of the solution। हल्के में लिखना है, आसानी से मार्क्स गेन करना है, तो सीधे लिख लेना रिवर्स ऑस्मोसिस ऑकर्स, रिवर्स ऑस्मोसिस ऑकर्स। डन सर। सर हमें थोड़ा डिटेल में लिखना है, तो लिख लेना व्हेन एन प्रेशर, व्हेन एन एक्सटर्नल प्रेशर more than the osmotic pressure is applied, the solvent from the solution side starts moving in the reverse direction, that is from the solution side to the solvent side by a process that is called as reverse osmosis। all done sir। नेक्स्ट क्वेश्चन आया, ये तो बहुत बार आता है सर, आई डोंट नो व्हाई, बहुत बार आता है। आपको ये हमेशा याद होगा, मोलर मास ऑफ सोल्यूट निकालने के लिए हमने रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर भी यूज किया, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में भी हमने मोलर मास ऑफ सोल्यूट निकालना सीखा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में भी हमने मोलर मास ऑफ सोल्यूट निकालना सीखा, और लास्ट ये जो ऑस्मोसिस है ना, ऑस्मोटिक प्रेशर, उसमें भी हमने मोलर मास ऑफ सोल्यूट निकालना सीखा सर। लेकिन एक क्वेश्चन आया, मेजरमेंट ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड is preferred for the determination of molar mass of macromolecules and proteins and polymers। मैक्रोमोलिक्यूल्स जैसे प्रोटीन्स हैं और पॉलीमर्स हैं, उनके मोलर मास निकालने के लिए ना सर बाकी के 3 मेथड्स यूज नहीं किए जाते हैं सर, इसको प्रेफर किया जाता है ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड को। क्वेश्चन आया कि पॉलीमर्स और मैक्रोमोलिक्यूल्स जैसे प्रोटीन्स हैं, उनको उनके गिवन मास को निकालने के लिए या मोलर मास को निकालने के लिए, सॉरी, ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड को ज्यादा यूज किया जाता है, बाकी के जो 3 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है उसको यूज नहीं किया जाता। तो रीजन क्या है वो देना है सर, आपको सुन लेना, बहुत खूबसूरत है, एंड मैंने देखा ये बहुत बार आया हुआ है, 2018 में तो आया है, 2021 में भी आया है, 16 में भी आया है, डन है। ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर है ये ना सर रूम टेम्परेचर पे मेजर किया जाता है। सबसे बेस्ट इस ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड का ये है कि ये रूम टेम्परेचर पे हम मेजर करते हैं सब कुछ। उससे क्या होगा ना सर, ये जो प्रोटीन्स वगैरह हैं उसको जब हाई टेम्परेचर दिया जाता है ना वो अनस्टेबल हो जाता है। तो हाई टेम्परेचर पे मैक्रोमोलिक्यूल्स जैसे प्रोटीन है वो अनस्टेबल हो जाता है। तो जो मेथड रूम टेम्परेचर पे उसका मास कैलकुलेट करके दे रहा है तो और अच्छी बात है, वो स्टेबल रहेंगे वहां पे। पहला रीजन तो ये हुआ। अब एक लाइन में लिख सकते हैं कि मैक्रोमोलिक्यूल्स लाइक प्रोटीन्स बिकम्स अनस्टेबल एट हाई टेम्परेचर एंड ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड इज ऑलवेज मेजर्ड एट रूम टेम्परेचर। और यहां बाकी के दोनों में, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, दोनों में हमने मोलैरिटी यूज किया था सर, मोलैरिटी। यहां हमने मोलैरिटी यूज किया था अगर आपको याद है तो, इसमें हमने मोलैरिटी यूज किया था ऑस्मोटिक प्रेशर में।
तो उससे क्या होगा, मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज यूज्ड, इट इज प्रिफर्ड, macromolecules like proteins is they are unstable at high temperature and polymers have poor solubility. टेम्परेचर हाई हो जाता है तो प्रोटीन्स अनस्टेबल हो जाता है और पॉलीमर्स है ना उनका सॉल्युबिलिटी बहुत कम हो जाता है सर. दैट इज द रीजन ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड है उसको प्रिफर किया जाता है देन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट या डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट. स्किन के लिए मैक्रोमोलिक्यूल्स जैसे प्रोटीन्स एंड पॉलीमर्स के लिए आप देख लेना सर. ये 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 तो हो सकता है रिपीट हो जाए आपके साल में, तो इसको अच्छे से देख लेना. अगर फिर भी समझ नहीं आता है तो द बेस्ट मेथड इन द वर्ल्ड, रट्टाफिकेशन, ऐसे रट्टा तो नहीं करना है, फिर भी अच्छी तरह लिखा है. एक लाइन हमेशा याद रखना, ये बेस्ट है कि प्रोटीन्स को जब हायर टेम्परेचर दिया जाता है तो वो अनस्टेबल हो जाता है. ठीक है, तो डीनेचुरेशन वगैरह हो जाता है, तो आपको पहले से पता होगा. और ये जो पॉलीमर्स है वो हाई टेम्परेचर पे पोर सॉल्युबिलिटी दिखाता है. तो इन दो रीजंस की वजह से हम ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड यूज करते हैं, क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड से जो मोलर मास निकालता है ना वो हमेशा रूम टेम्परेचर पे निकाला जाता है सर. तो ये सबसे बेस्ट है इनके लिए, प्रोटीन्स और पॉलीमर्स के लिए. बस इतना सा लिख देना, इट्स ऑल. एंड अ वेरी स्मॉल टॉपिक लास्टली इन द ऑस्मोटिक प्रेशर पार्ट is this one. When you are taking two solutions in term of osmotic pressure, for example हमने यहाँ दो solution लिया है सर. एक का osmotic pressure हमने पाई 1 से लिखा है, दूसरे का osmotic pressure पाई 2 से लिखा है सर. अगर इन दोनों का osmotic pressure बराबर हो जाता है, यानी कहने का मतलब पाई 1 एंड पाई 2 बराबर हो जाता, इन दो सॉल्यूशंस को हम आइसोटोनिक सॉल्यूशंस बोलते हैं सर. टू सॉल्यूशंस हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एट अ गिवन टेम्परेचर आर कॉल्ड आइसोटोनिक सॉल्यूशंस. गिवन टेम्परेचर एक टेम्परेचर पे जरूरी है सर, क्योंकि पाई है टेम्परेचर पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. अगर टेम्परेचर चेंज होगा तो ऑस्मोटिक प्रेशर चेंज हो सकता है, इसीलिए बोल रहे हैं एट ए गिवन टेम्परेचर. जब भी दो सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होता है उनको हम आइसोटोनिक सॉल्यूशंस बोलते हैं सर. आइसोटोनिक सॉल्यूशंस याद रख लेना. अब दूसरा केस है, अगर ऐसा हुआ मेरे पास दो सॉल्यूशन है, एक को पाई 1 माना, दूसरे को पाई 2 माना. अगर पाई 1 ज्यादा हो गया, सॉल्यूशन 1 का ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा हो गया एज कंपेयर टू द सेकंड वन, उसको हम बोलते हैं सर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन. ये तो आप सभी को पता है, हाइपर हमेशा ज्यादा के लिए यूज करते हैं, हाइपो हमेशा कम के लिए यूज करते हैं. जैसे किसी को अगर बीपी हो जाता है, ब्लड प्रेशर, तो हाइपर टेंशन बोलते हैं जिनको बीपी ज्यादा हो जाता है, हाइपोटेंशन बोलते हैं जिनको बीपी कम हो जाता है. या उसी तरह ब्लड शुगर में भी होता है, हाइपर उसको बोलते हैं, हाइपरग्लिसीमिया बोलते हैं जिनको ब्लड शुगर ज्यादा हो जाता है, या हाइपोग्लिसीमिया बोलते हैं जिनको कम हो जाता है. तो हाइपर ज्यादा के लिए यूज करते हैं. हाइपरटोनिक, आइसो मतलब सेम, केमिस्ट्री में आइसो मतलब सेम, तो जिन दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है तो उसको हम बोलेंगे सर सेम ऑस्मोटिक प्रेशर आइसोटोनिक सॉल्यूशंस. अगर पाई 1 ज्यादा है एज कंपेयर टू पाई 2 तो हाइपरटोनिक बोलेंगे. अगर पाई 1 कम होगा एज कंपेयर टू पाई 2 तो उन सॉल्यूशंस को हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस बोलेंगे सर. कभी सिचुएशन आ सकता है आपको बोला जाएगा कि पाई 1 इज लेस देन पाई 2, तो ये किस टाइप के सॉल्यूशंस बने, तो बोलना हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस बने. अगर ये ज्यादा हुआ तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस बने, अगर बराबर हुआ तो आइसोटोनिक सॉल्यूशंस बने सर. थोड़ा सा कभी इस पे कॉन्सेप्ट आ सकता है. तो दैट्स ऑल फ्रॉम द ऑस्मोटिक प्रेशर पार्ट. द लेक्चर्स are getting little bit longer, but the reason is the conceptual part, the basic part. मुझे पता है बहुत सारे बच्चों को बेसिक क्लियर किए बगैर समझ नहीं आता, तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी दैट द वीडियोस आर गेटिंग लिटिल बिट लॉन्गर बिकॉज आई एम कवरिंग ऑल द पार्ट. अगर कोई कॉन्सेप्ट में पढ़ा रहा हूँ तो पहले मैं 9 क्लास से शुरू कर रहा हूँ, आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करके फिर मैं 12th वाले पार्ट में आ रहा हूँ, सो दैट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग very clearly. Thank you so much for watching my videos again and again. I wish you all the best. Have a great time ahead. Allah Hafiz and take care.